टेस्ट नंबर 10 है। छब्बीस जनवरी के बाद ये फर्स्ट टेस्ट है और फर्स्ट टेस्ट में ऐसी स्थिति है। मैंने एक कहावत सुनी थी, जिंदगी का यह बहुत अजीब फलसफा है यार, मंजिल जब दिखने लगी तो चाल धीमी पड़ गई। आज आपको ये पता चल गया सैटरडे में या फ्राइडे में कि अभी 3 महीने शेष हैं। 3 महीने शेष होने का क्या परिणाम हुआ कि हम बहुत धीमे हो गए थे कि अभी तो बहुत टाइम है, आराम से 2 दिन और सो घर पे, है ना। अब हफ्ते में 2 दिन जाएंगे। अब मंजिल दिखाई दे रही है सामने, तो आप चाल धीमी नहीं करिए और तेज़ी से चलिए, और तेज़ी से चलिए, क्योंकि अब लक्ष्य निर्धारित हो गया आपका। अब सीमित समय हो गया, निश्चित है, उसी सीमा में आपको कंप्लीट भी करना है। तो ऐसा ना करिए। और आप में ये वाली बात आ गई कि मंजिल सामने है, टाइम बहुत है, तो आपने एक वो कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी होगी। उसमें उस कहानी से केवल यही शिक्षा मिलती है, जो कछुआ था वो निरंतर मेहनती था, और जो खरगोश था उसको अपनी शक्ति पर, अपनी दौड़ पर इतना विश्वास था कि मैं किसी भी दूरी को मिनटों में पार कर सकता हूँ। अब उसकी शर्त किससे लगी थी? उसे पता रेंग करके चलने वाला जीव है, इतने में आराम कर लेता हूँ, इतने पहुँचेगा, वहाँ भी पहुँच गया पास में, तो जब भी मैं यहाँ से दौड़ूंगा तो इससे आगे निकल जाऊंगा। लेकिन क्या परिणाम हुआ उसका? आखिरकार वो हार गया। बहुत ज़्यादा तीव्र होते हुए ही, बहुत ज़्यादा अच्छा धावक होते हुए भी वो हार गया। तो हमें अपने लक्ष्य तक, और कछुआ से क्या सीख मिलती है? वो अपने लक्ष्य को पार करने के लिए निरंतर चलता रहा, निरंतर, जो रुका ही नहीं बीच में। तो इससे सीख मिलती है, अगर हम किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे तो हमें मंजिल जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, और निश्चित मिलेगी। ना मिलने का मतलब ही नहीं होता। ये हमारे डिक्शनरी में इस तरीके के शब्द नहीं है, ठीक है। अगर आप प्रयासरत हैं किसी चीज़ के लिए तो 100% वो मिलेगी। ना मिलने का मतलब ही नहीं होता कुछ भी। ना शब्द उन्हीं के डिक्शनरी में होता है, उन्हीं के दिमाग में होता है जो प्रयास नहीं करते सही तरीके से। जो प्रयास में कमी रही है, कहीं पर भी जो कमी रही है, अगर हम असफल हुए हैं तो हम अपनी कमियों को ढूंढ लें, ढूंढ करके उसको लिखें, लिखने के बाद फिर उन कमियों पर अपना काम शुरू करिए, फिर निरंतर चलिए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो आज की स्थिति उसी तरीके की है। जो आप पीछे चैन बोर्ड देख रहे हैं, एक दिन आपको यहीं पहुंचना है। जो ये नई बिल्डिंग है, जिस दिन मेरा इंटरव्यू था, आप एक छोटा सा एक कथन बता देते हैं। उसी दिन इस वाली बिल्डिंग की नींव रखी गई थी। उसी दिन जिस दिन मेरा इंटरव्यू था, तो जब इसकी नींव रखी गई थी तो उसके लड्डू मैंने भी खाए थे। उस नींव के साथ ही हमने प्रण भी कर लिया था कि सिलेक्शन हो गया तो जो भी अब छात्र आएंगे नई बिल्डिंग में आएंगे, तो इसमें बिल्डिंग में हमारे बहुत सारे, लगभग 300 छात्र इसमें पहुंच चुके हैं, जो इस बिल्डिंग के दर्शन कर चुके हैं, जो इस बिल्डिंग में इंटरव्यू दे चुके हैं। अभी 2 साल, इसी साल से 2 साल से तो बंद हुआ इंटरव्यू, उससे पहले चल रहा था। तो इसी बिल्डिंग में जाना आपको भी पड़ेगा एक दिन, ठीक है। तो प्रयास करिए, चलते रहिए, निरंतर चलिए। पहला प्रश्न है, लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? भोगवा नदी। भोगवा नदी। लोथल क्या है? लोथल एक बंदरगाह है। बंदरगाह किसे कहते हैं? जहां पर समुद्री तट होता है, और जो आयात निर्यात के जो पानी के वाहन होते हैं, पानी के जहाज होते हैं, वो वहां आकर के रुकते हैं, उसको कहते हैं बंदरगाह। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह था, सॉरी, सबसे पुराना बंदरगाह था। विश्व का कह रहे हैं, सबसे पुराना बंदरगाह है ये लोथल। तो कहाँ पर है? गुजरात। गुजरात में है। साबरमती की सहायक नदी, साबरमती कहाँ पर है? गुजरात। और सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह रहा, तो इसलिए पुराना है। प्रतीक सब विसर्जन का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुआ है? लोथल से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता से सबसे अधिक मूर्तियां किसकी प्राप्त हुई हैं?
हाँ, स्त्रियों की या मातृ देवी की। मैंने आपको थोड़े दिन अभी कुछ समय पहले ही पढ़ाया था, मातृ देवी की एक मूर्ति दिखाई थी जिसके सिर के पीछे क्या थे, काले काले धब्बे लगे हुए थे। ऐसा मालूम होता है कि मातृ देवी का जो कार्य था, मातृ देवी की जो मूर्तियां बनाई जाती थी उनसे उसमें क्या है, मसाल भी जलाई जाती होगी, उनमें दिए का काम भी होता होगा। दिए बने हुए थे ना दोनों, हाँ दोनों साइड में चेहरे के। हाँ, तो वही वाली मातृ देवी है, मातृ देवी बोल सकते हैं। या हाँ, स्त्रियां थोड़ा सा ऐसा असंवैधानिक टाइप का शब्द लगता है ना, तो मातृ देवी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं स्त्रियां भी, कोई गलत नहीं है वो। लेकिन हमें कौन सी भाषा का प्रयोग करेंगे, कोशिश करेंगे हाँ औपचारिक, बढ़िया भाषा का। स्त्रियां लिखा तो सही करेंगे उसको। वस्तु से लोहे की डलाई का संकेत मिलता है धातुमल से। धातुमल किसे कहते हैं, जो धातुओं का क्षरण वाला जो बचा हुआ अवशिष्ट होता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी है, कांसा की बनी है। भाई 100% सवाल आता है, और कम से कम हर ये 20-50 बार बता चुके होंगे हम क्लासों में इसको, इतना इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन बताना चाहते हैं कांस्य की प्रतिमा के बारे में, आप बताइए। सर कांस्य की प्रतिमा की त्रिभंगी आप नहीं बोलिए बीच में। 10 सेंटीमीटर है, 4.1 इंच की है। हाँ, और उसका एक हाथ लेफ्ट वाला उनकी। मुझे कमियों का तभी पता चलता है अर्चना, ठीक है, आप उनकी हेल्प नहीं करिए, आप हर जगह उनके साथ नहीं खड़े होंगे, ठीक है। पेपर में पता नहीं उनका सेंटर कहाँ पड़े, आपका कहाँ पड़े, उन्हें अपना रास्ता खुद चलने दो। आप बताइए। ये मोहनजोदड़ो में मिली है, ठीक है। ये कांस्य से बनी हुई है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, और ये त्रिभंगी में है, और एक हाथ में कड़े हैं, दूसरा हाथ उस पे कमर पे रखा हुआ है, और इनके माथे पे एक लॉकेट है। अच्छा, हाँ है तो चलिए आप बताइए, आप बताइए। बाबा को और माँ को एक साथ जोड़ रहे हो, मातृ देवी को, नर्तकी को, हैं, बताइए। सर ये सिंधु घाटी सभ्यता की एक मूर्ति है, ये कांस्य से बनी हुई है, ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी हुई है। इनका एक हाथ कमर पे रखा है, और ये त्रिभंगी मुद्रा में। किस तकनीक से बना हुआ है, कौन बताए। मधुचिच्छिष्ट तकनीक या डोकरा या लास्ट वैक्स या मोम। हाँ, मोम की विधि से बनाया, लास्ट वैक्स उसी को कहते हैं। 10.5 हाँ, 10.5 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, ठीक बोल रहे हैं आप। अच्छा, ये जो है मोहनजोदड़ो प्राग ऐतिहासिक काल की, क्या बोल सकते हैं इसको, धातु विज्ञान, यानी कि उस समय धातु विज्ञान कितना डेवलप रहा होगा, इसका पता चलता है ना, उस समय धातु विज्ञान कितना डेवलप रहा होगा। सिंधु वासी किस प्रमुख वृक्ष की पूजा करते थे, पीपल की। अच्छा, मैंने सुबह सुबह एक मैसेज डाल दिया था आप लोगों को, किसका डाला था, राजा रवि वर्मा का। आप बताओ, राजा रवि वर्मा के बारे में बताओ। रवि वर्मा का जन्म केरल के किले मनोर में। बस इतना बहुत है। कौन सा चित्र डाला था मैंने उसमें, सर विश्वामित्र मैन का। आप ही बताओ, आप बताइए। हाँ, विश्वामित्र और मैन का। विश्व प्रसिद्ध चित्र है। हाँ, विश्व प्रसिद्ध चित्र है भाई। किसका बनाया हुआ, राजा रवि वर्मा का। हाँ, राजा रवि वर्मा का। ये ऐसा था, जो उस पर वीडियो पर ना बच्चे कुछ सवाल पूछ लेते हैं, तो उनका जवाब मैं उनको देता हूँ, तो मैं आपको भी डाल देता हूँ, ठीक है। उसका उद्देश्य आपको परेशान करने का नहीं है कि आप हम पढ़ रहे क्या थे, क्या पूछ लिया, केवल आपकी नॉलेज पर रखना है। नहीं सर, परेशान की बात नहीं, तो अच्छी बात है। हाँ हाँ, तो किसी बच्चे ने पूछा तो मैंने सोचा आपको भी डाल देता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी, नगर निर्माण योजना, क्योंकि इससे हजारों स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जिनको कहीं उसका समाधान नहीं मिलता तो फिर वो लिख करके भेज देते हैं। हमारा नंबर पहुंचा ही हुआ सबके पास, तो हम कोशिश करते हैं जब भी समय मिले उनको उत्तर दे दिया जाए उसका। पंचतंत्र में लिखित धूर्त लोमड़ी की कहानी को प्रस्तुत करती चित्रकारी वाला मर्तबान मिला है, कहाँ पर, लोथल में।
सिंधु सभ्यता की खुदाई का काम किस सन में शुरू हुआ? 21 हाँ। 22 हाँ, 19वीं सदी में बोल सकते हैं। यस सर 1875 में किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने शुरू किया था खुदाई का कार्य। किसने? 1878 हाँ, 1878 में किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। इसने तो खुदाई शुरू करी थी। और 1921-22 में वैज्ञानिक और 1922 में राखालदास बनर्जी ने। तो इसीलिए इसे 19वीं सदी भी बोल सकते हैं। कब तक हुई खुदाई? 1922 हाँ, वो निरंतर आज भी चलती रहती है भाई। वो खुदाई का काम खत्म नहीं होता, ठीक है। वो निरंतर कह सकते हैं उसको, आज तक बोल सकते हैं, निरंतर बोल सकते हैं। सिंधु सभ्यता में समाधान के अवशेष किस स्थल पर मिले हैं? लोथल। सबसे प्राचीन सिक्का कौन सा है? नेस्क। सिंधुवासी अपने खेतों की सिंचाई करते थे नदियों से। दुसाला ओड़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है? हाँ, मोहनजोदड़ो से। आप बताओ दुसाला ओड़े योगी की मूर्ति के बारे में। पुजारी की मूर्ति है और शॉल ओढ़े हुए हैं और त्रिफुलिया से फेमस है। इनके माथे पे क्या बंधा हुआ? ये त्रिफुलिया का लॉकेट है इसमें। त्रिफुलिया लॉकेट है। हाँ। अच्छा, ताबीज ताबीज भी त्रिफुलिया हो गया। वो जो दुसाला ओढ़ा हुआ है वो है त्रिफुलिया। और ये सब बस इतना काफी है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? लाल। देखिए, हमें बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं परख रहा, वो आप उन्हें याद कर लिया होगा, बहुत सारा पढ़ा चुके हैं, दुनिया भर का आपको ज्ञान दे चुके हैं। अब केवल मुझे परखना होता है थोड़ा थोड़ा सा। अगर आप मेरे कहने के तुरंत बाद उस प्रश्न के उत्तर पर पहुंच रहे हैं, आसपास पहुंच रहे हैं, आपकी नॉलेज में है कहाँ ये योगी है, बस इतना मेरे लिए काफी है। अगर आपको मैंने बोल दिया योगी, तो आप वहां पहुंच गए, कहाँ योगी है, इसमें पढ़ा है मैंने, तो फिर आप सफल हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। सांची के स्तूप में अस्थियां रखी हुई हैं। महाभोग लायल और सारी का पुत्ता। अशोक के स्तंभ यह मौर्य काल का उल्लेखनीय शिल्प किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। अशोक के बारे में बहुत अच्छे से जान चुके हैं आप, ठीक है। अशोक को के बारे में बहुत अच्छे से बता चुके हैं। जो अशोक था, सॉरी सम्राट अशोक, जो सम्राट अशोक थे वो उनकी हाइट खूब अच्छी खासी थी और तलवार भी बहुत भारी प्रयोग में लाते थे। वो चेहरा उनका काफ़ी बड़ा था और बाल बड़े बड़े थे, कंधे तक बाल आते थे उनके, तो उनको चांडाल अशोक भी बोलते थे। जिधर तलवार लेकर के वो घूम जाते थे उधर मैदान साफ हो जाते थे। तो लास्ट कौन सा युद्ध था इनका? कलिंग का युद्ध, जहाँ से इनका क्या हुआ? हृदय परिवर्तन हो गया। हृदय परिवर्तन का कारण क्या था? सारे पुरुष मर गए थे उस समय। हाँ, युद्ध में महिला और बच्चे बचे हुए थे और वो भी अपने हाथों में तलवार लेकर के उनके सामने आकर के अडिग हो गए। उन्होंने पूछा कि अभी पुरुष, तो उन्होंने बोला सबको तो आपने मार दिया, अब हम अपने राज्य की स्वयं रक्षा करेंगे। उसका जो अशोक थे उनका क्या था? एक निश्चित कार्यशैली थी। वो स्त्रियों और बच्चों पर हथियार नहीं उठाते थे। जब उन्होंने सोचा जब राज्य करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी तत्व कौन सा है? निश्चित भूभाग के साथ साथ जनसंख्या का भी होना जरूरी है। जब जनसंख्या ही नहीं होगी, लोग नहीं होंगे, तो राज्य किस पर किया जाएगा? फिर उन्होंने तलवार और अस्त्र शस्त्र वहीं छोड़ दिए थे और फिर कौन सा धर्म ग्रहण किया? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। फिर उसका प्रचार प्रसार किया। फिर किसको भेजा? इसीलिए वो सम्राट के आगे क्या लिखते हैं? सम्राट अशोक। अशोक महान। हाँ, उन्होंने महान काम भी किए थे। सर ये उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। उत्कल प्रदेश या उड़ीसा, ठीक है, ठीक है, आता पेपर में ये सरोज। वेरी गुड, मतलब पढ़ रहे हो आप, अच्छे से पढ़ रहे हो। हाँ, उत्कल प्रदेश के नाम से भी आ जाता कई बार। अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की, यही चलेगा? ओके, मयूर की आकृतियां हैं। मयूर के बारे में पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ। इलाहाबाद और कई बार आता है लौरिया, नंदनगढ़, ठीक है। तो दोनों को ध्यान से देखेंगे इनको। अच्छा, मोर का मैंने ये बताया था, मोर को बनाया क्यों जाता था? हाँ, सौंदर्य का प्रतीक था, गौरव का प्रतीक था, खुशहाली का प्रतीक था, अमरत्व का प्रतीक था। ये एक प्रतीक के रूप में बनाया जाता था। जब आपको मुगल काल पढ़ाया होगा तो मुगल काल में
जब एक प्रसवालय था जहाँ पे बच्चों का जन्म होता था, तो उसकी छत पर, ऊपर नहीं, छत के जैसे ये डिजाइन बना हुआ है छत के ऊपर, ऐसे नहीं छत के ऊपर बैठा रखा हो, नो, छत के अंदर ऐसा डिजाइन बना हुआ था जिससे गर्दन फूला हुआ मोर का चित्र था, जो किसका था? खुशहाली का प्रतीक था। जब घर में किसी नए मेहमान का आगमन होता है, छोटा बच्चा आता है, तो बेहद खुशी होती है, वो उस खुशी का प्रतीक है। वो हर चित्र के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है, हर मूर्ति के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है, बिना उद्देश्य के कुछ नहीं बनाया था। जो उस समय की कला थी, उस समय की लोग थे, उन्होंने। सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध प्रतिमा किससे निर्मित है? तांबा से। भरूच का स्तूप किस जिले में है? नागौद। मध्य प्रदेश में भी लिखा है तो सही कर देंगे, सतना में लिखा है तो भी सही कर देंगे। बुद्ध के जन्म के प्रतीक को किस रूप में बनाया गया है? कमल। बौद्ध स्तूप जो हाथी है ना, वो तो उनका जन्म है। 547 जन्मों का वर्णन है, तो उनमें एक जन्म उनका वो भी था। बौद्ध तो प्रतीक क्या है? कमल। हाथ में क्या है? कौन से रंग का? नीले रंग का। क्यों है? अनंतता का प्रतीक है, प्रसार का प्रतीक है। जैसे एक M.F. हुसैन ने चित्र बनाया था इस प्रकार से, किसका? मदर टेरेसा का चित्र था, और उन्होंने साड़ी कैसी बांधी हुई है? किनारी कैसी है? ब्लू। नीली क्यों है? हाँ, वो पूरे, वो नीला रंग इसीलिए है उस साड़ी की किनारी में, वो अनंतता का प्रतीक है। जैसे आसमान है, आसमान कहाँ है? अनंत है, तो उसका कोई अंत नहीं है। इसी प्रकार से वो अपनी वात्सल्यता, अपना प्यार, अपना प्रेम पूरे संसार में न्यौछावर कर देना चाहती हैं, और सारे संसार को अपने आगोश में ले लेना चाहती हैं, है ना? तो वो उसका प्रतीक है। तो नीला रंग बेहद बेहद हाँ इम्पोर्टेंट है। आएगा सवाल इस तरीके का एक। M.F. हुसैन वैसे भी इम्पोर्टेंट है ना? उनके बारे में सवाल आते ही आते हैं। बौद्ध पुस्तकें किस पर लिखी गई थी? ताड़पत्र पर। ताड़पत्र पर। सांची के प्रख्यात स्तूप का निर्माण, अच्छा मैं आप बोर्ड पे नहीं दिखा रहा हूँ, ये सब मैं दिखा चुका पहले आपको, है ना? कोई इसकी जरूरत महसूस होती है तो बताइएगा, दिखा सकते हैं हम, लेकिन हम दिखा चुके हैं कई बार। सांची के प्रख्यात स्तूप का निर्माण किसके शासन काल में हुआ? सम्राट अशोक। कहां पर है सांची का स्तूप? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, राजस्थान में नहीं है। हाँ, रायसेन जिले में है। गुड। अशोक कालीन स्तंभों की ऊंचाई औसतन कितनी है? औसतन पूछा है, 40 से 50 फीट। भरूच के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग। कौशाम्बी में स्थित अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख को किस मुगल शासक ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया था? अकबर ने। रुमिनदेई स्तंभ किसके शासन काल का है? सम्राट अशोक। कहाँ है ये? लुम्बिनी, सॉरी नेपाल में है लुम्बिनी। रुमिनबाई जो स्तंभ है कहाँ पे है? नेपाल के लुम्बिनी में है, लिख लो आप इसे। हाँ नहीं, रुमिनबाई देई जो स्तंभ है कहाँ पर है? वो नेपाल के लुम्बिनी में है। और किसके शासन काल का है? सम्राट अशोक के शासन काल का है। कई बार ये भी तो पूछ लेना, रुमिनदेई स्तंभ कहाँ पर है? हाँ, तो फिर वो नेपाल लिखेंगे। नेपाल में भी ना आए तो फिर किस में आएगा? लुम्बिनी में आएगा। मथुरा शिल्पों को किससे बनाया गया है? हाँ हाँ, वो भी सही है। चित्तीदार पत्थर भी सही है, रेतीला पत्थर भी सही है, बलुआ पत्थर भी सही है। ठीक है, इनमें से कोई सा लिखा तो ठीक है। और कई बार कई मूर्तियां ग्रेनाइट की बनी हुई हैं, लेकिन ग्रेनाइट नहीं लिखेंगे। बनी हुई हैं लेकिन ग्रेनाइट नहीं लिखेंगे आप। ओके, हाँ, बलुआ आ सकता है, रेतीला आ सकता है, लाल चित्तीदार आ सकता है। अगर तीनों ही आ जाए तो फिर उपरोक्त सभी में लिखेंगे। तो कुछ सवाल ऐसे हैं जो जानते हुए भी गलत होते हैं हमसे, वो ऐसे ही सवाल होते हैं। हम जल्दबाजी में फटाफट रेतीले पे निशान लगा दिया, चित्तीदार पर लगा दिया, लेकिन हम सारे ऑप्शन नहीं पढ़ पाते। ऐसे सवालों को ध्यान से देखने की जरूरत है। एक एक सवाल पॉइंट में मेरिट रुक जाती है। मैंने बताया था पिछले बैच के कुछ बच्चे थे, 5 बच्चे ऐसे हैं जो 0.5 से ही रुके हुए थे।
वेटिंग में यार वो, लेकिन नहीं हो रहा, तो इसलिए कोशिश करो आगे बढ़ने की, अच्छा करने की, कोई सवाल गलत ना हो जान करके भी। अशोक स्तंभ, यह मौर्य काल का उल्लेखनीय शिल्प किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने। अशोक के स्तंभ किस देश के स्तंभों के समान है? पर्सिया। पर्सिया। 30 नंबर सवाल है, भरूच शिल्पकारों ने स्त्री की नाभि को किस चिन्ह के अनुसार दर्शाया? धन की। इंपॉर्टेंट सवाल है। बौद्धकालीन स्तूप में सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा माना जाता है? भरूच का स्तूप। स्तंभों की कतारों वाली गुफाएं कहाँ मिली हैं? नासिक में। भीतरगांव मंदिर गुप्तकालीन ईंटों का प्रयोग हुआ है, यह स्थान बताओ जहां पर स्थित है? कानपुर में है, ये ईंटों का बना हुआ है। भारतीय कला का स्वर्ण युग माना जाता है गुप्तकाल। इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आता है। भारत यात्रा में कौशाम्बी में चंदन से बनी हुई बुद्ध मूर्ति किसको मिली? वेनसांग को। इंपॉर्टेंट सवाल है। शिवजी की मूर्ति नटराज के रूप में दक्षिण के मंदिरों में पाई जाती है। बंगाल में ऐसी ही मूर्ति को क्या नाम दिया जाता है? नृत्येश्वर। जोगीमारा गुफा किस जनपद में स्थित है? सरगुजा में, मध्य प्रदेश में। जोगीमारा गुफाओं के बारे में आप बताइए सरोज। सर ये मध्य प्रदेश के ठीक है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। सरगुजा जिले में। हाँ, सरगुजा जिले में। यहाँ पे देवदीन, रूपदक्ष देवदीन देवदीन और शतुंगा के प्रेम Very good. के आधार पर बनी हुई है। हाँ, और यहाँ पे 7 चित्र मिले हैं। ठीक है, ठीक है, गुड। 38 नंबर सवाल देखेंगे। 1914 में भारतीय पुरातत्व विज्ञान विभाग के निमंत्रण पर जोगीमारा चित्रों की प्रतिलिपियां किन कलाकारों ने तैयार की थी? असित कुमार हल्दर और समरेंद्र नाथ गुप्त। जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी में स्थित है? रामगढ़ या छत्तीसगढ़ की सरगुजा रियासत में है। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? 30। ये आता ही है पेपर में, हर बार आता है सवाल ये, ठीक है, इस बार भी आएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है मतलब। अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? टेम्परा माध्यम है। इंपॉर्टेंट सवाल है। अजंता में अब मात्र कितनी गुफाओं में चित्र बचे हैं? 6। अजंता में वह कौन सी गुफाएं हैं जिनमें चित्र मिलते हैं? 1, 2, 9, 10, 16, 17। इनके अलावा भी हैं और गुफाओं में, लेकिन वो क्या है? मात्र हैं, कम है, या क्षीण है, खंडित हैं, इस तरीके के चित्र बने हुए हैं। अजंता की गुफाओं का आकार कैसा है? अर्धचंद्राकार या युवाकार या घोड़ी के नाल के जैसा। अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं मिली हैं आप बताओ? सर 2 प्रकार की। कौन कौन सी? वेरी गुड, ठीक बता रही है। चैत्य विहार में अंतर बताओ। सर चैत्य गुफाओं में पूजा अर्चना के लिए, विहार गुफा निवास स्थल। वेरी गुड, वेरी गुड। पूजा अर्चना में जो गुफाएं यूज की जाती थी वो कौन सी की जाती थी मोनिका? स्तूप गुफा का पता कैसे चलेगा आपको? ये स्तूप गुफा है सर, वहाँ बड़े बड़े वो बनाए गए थे, आयताकार स्तूप बनाए गए थे। गुड। और गृह गुफा का कैसे सर, पता इसे चलेगा? गुफा भी कहते हैं। यस, निप्स। अप्स। चलो याद है उनको, इसका मतलब। गुड, अप्स भी बोलते हैं। वेरी गुड मोनिका। आप बताओ दिनेश, बिहार गुफाओं को कैसे पता चलेगा ये बिहार गुफाएं? छोटे छोटे कमरे। हाँ, छोटे छोटे कमरे हैं साइड में, बिल्कुल। वो मैंने दिखाया था बोर्ड पर आपको, बोर्ड पे दिखाया भी था वो। सर्वप्रथम जेम्स फर्ग्यूसन ने अजंता की यात्रा की थी 1819 में। 1822 में बॉम्बे लिटरेरी, ये पेपर में आएगा 45 नंबर सवाल। 1822 में बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी के विवरण में अजंता की चर्चा हुई। यह चर्चा किसके द्वारा हुई थी? विलियम एरिस्किन। 1824 में अलेक्जेंडर ने अजंता की गुफाओं का चाक्षुष विवरण तैयार किया। यह विवरण किस सन में प्रकाशित हुआ? 1829 में। 1829 में ट्रांजैक्शन ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा अजंता का विवरण प्रकाशित हुआ था। वह स्थान कौन सा था? लंदन। अजंता का सर्वश्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? गुप्त काल में। इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आएगा। अजंता गुफा के चित्र किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। कितने जन्मों का वर्णन है? किसका? हाँ, भगवान बुद्ध के 547 जन्मों का वर्णन है। पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र किस गुफा संख्या में है? 1 नंबर में है। पद्मपाणि बोधिसत्व चित्र किसका प्रतीक है?
शांति और करुणा का प्रतीक है। प्रतीक भी पूछ लेता कि पद्मपाणि बोधिसत्व किसका प्रतीक है, तो फिर क्या लिखेंगे? शांति और करुणा का प्रतीक है। 52 नंबर सवाल है, मार विजय और शिवी जातक के चित्र किस गुफा में है? गुफा संख्या 1। 1 नंबर की गुफा में है, सबसे प्रसिद्ध चित्र है। सबसे प्रसिद्ध मतलब 1 नंबर की गुफा के जो चित्र हैं वो सबसे प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध तो सारे ही हैं। सर्वनाश एवं माया देवी के चित्र किस गुफा में है? गुफा संख्या 2। 2 नंबर में। माया देवी कौन है? भगवान बुद्ध की माता है। हाँ, वो स्वप्न देख रही हैं, उस स्वप्न का वर्णन है वहां पर। कौन सी गुफा में? 2 नंबर की गुफा में। 2 नंबर की गुफा में और भी कोई चित्र है? हाँ, 2 नंबर की गुफा में और भी कोई चित्र है? सर्वनाश किसमें? 2 में। सर्वनाश भी 2 माया में, देवी का जो है 3 में, 2 में। 2 में और 16 में, दोनों में है। सर्वनाश, सर्वनाश तो सब 2 में ही है। सर्वनाश में क्या है मधु? सब सर्वनाश में एक योगी हैं जो लकड़ी के सहारे खड़े हैं और हाथ की मुद्रा ऐसे है। हाँ, वेरी गुड। वो आए हुए वहां पर ऐसा जो समीक्षक है उन्होंने समीक्षा की है उसकी कि वो चित्र क्या हो सकता है। जब उनके हाथ की इस तरीके से मुद्रा है, उस मुद्रा से पता चल रहा है सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए उस चित्र का नाम सर्वनाश रखा हुआ है। एक हाथ में क्या है? सीधे हाथ में लाठी है, बाएं हाथ से वो सर्वनाश की मुद्रा दिखा रहे हैं। तो ऐसा महसूस होता है वो युद्ध के दूत हों, ठीक है, वो योगी हों, युद्ध खत्म होने की सूचना देने आए हों, वो बता रहे हों कि भाई युद्ध में सब कुछ खत्म हो चुका है। वो कौन सी गुफा में है? हाँ, 2 नंबर की गुफा में। अजंता, एलोरा, वेरी गुड। हाँ, अजंता में। हीनयान महायान से संबंधित चित्र किस गुफा में मिलते हैं? 9 नंबर की गुफा में मिलते हैं। विश्व प्रसिद्ध चित्र मरणासन राजकुमारी का चित्र किस गुफा में है? 16 नंबर की गुफा में है। मरणासन राजकुमारी का चित्र के बारे में कौन बताना चाहते हैं? सुमन, आप बताओ। ये अजंता की गुफा संख्या 16 में है। मरणासन राजकुमारी में जो राजकुमारी है वो बीच में बैठी हुई है और जो दासियां हैं वे कोई हाथ चल रही है उनके, और बैठी नहीं है, कैसे है वो? हाँ, लेटी सी है। हाँ, आध लेटी। हाँ, लेटी भी नहीं है, लेकिन हाँ, वो मतलब लेटी बोल सकते हैं, लेटी बोल सकते हैं। पीला रंग भरा हुआ है। पीला क्यों भरा हुआ है? क्योंकि वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बीमारी का प्रतीक से। हाँ, जो पीलापन इसलिए है क्योंकि वो बीमार है लंबे समय से। और जब किसी पेड़ का, ध्यान सुनिए, जब किसी पेड़ का पत्ता टूटना होता है तो पहले उसका रंग कैसा हो जाए? पीला होने का मतलब क्या है? आप किसका अंतिम समय है, कभी भी झड़ जाएगा पेड़ से, तो पीले रंग इसलिए उसमें भरा हुआ है। जब हिंदी में एक पाठ पढ़ा होगा आपने, उर्मिला का विरह वर्णन, बेहद इतना सुंदर वर्णन किया है भाई, इतना सुंदर वर्णन किया है, तो उसको अगर आप ठीक से पढ़ोगे तो समझो जैसे वहीं पहुंच गया हो। इस तरीके का वर्णन है, एक एक चीज को उसने ऐसे बांध दिया है कि आपको समझने में भी जरा सी भी दिक्कत नहीं होगी। मतलब जो दिमाग के तार है ना उनको हिला देता है वो इस तरीके से। जिसने भी उसको लिखा है उसने उर्मिला का वर्णन, उर्मिला कौन थी? लक्ष्मण की पत्नी थी, उसकी विरह वेदना का वर्णन है। उसने पत्ते से भी ये कहा है, हवा चल रही है, पत्ते से भी उसने क्या है, अपनी मन की इच्छा जाहिर की है कि अगर मेरे प्रियतम मुझे भूल गए हों, उनको याद नहीं आ रही हो, तो पत्ते से भी रिक्वेस्ट करिए, हवा से किए कि एक पीला टूटा हुआ पत्ता ले जा करके उनके सामने डाल देना, ताकि उनको पता चले कि तुम्हारे विरह में जो तुम्हारी पत्नी है वो इस पत्ते की तरह पीली पड़ चुकी है। मतलब इतना सुंदर वर्णन है भाई जायसी का, इतना सुंदर वर्णन है, उसको पढ़ाते में भी ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसको इस तरीके की है। पढ़े होंगे आपने सबने, आप नए नहीं है ना, हिंदी पढ़ी होगी सबने, लेकिन हम क्या है ना उस पर ध्यान नहीं देते पढ़ते समय। सर्वप्रथम जेम्स फर्ग्यूसन ने जनता की यात्रा की थी कितने में? 17 कौन सा चल रहा है? 46। अच्छा, 56। अच्छा, राहुल समर्पण का चित्र कौन सी गुफा में है? 17 नंबर। अब राहुल समर्पण में क्या है भाई?
कौन बताएंगे राहुल समर्पण? मैं बहुत बार अच्छे से दिखा चुका हूँ, समझा चुका हूँ, अब आप बताएंगे, बारी आपकी, आप बताओ। सर भगवान बुद्ध अपने दरवाजे पे भिक्षा मांगने आए हैं और जो उनकी पत्नी है वो उनको भिक्षा में राहुल को समर्पण करती है, हाँ, अब उसको समर्पण की क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि वो अपना राजपाट तो सारा त्याग ही चुके थे। बोले त्याग देखिए उसका, उस महिला का त्याग देखिए भाई किस तरीके से, अब उसने किस तरीके से उसको त्याग दिया होगा। अब ऐसा हुआ कि भाई जो एक दिन भगवान बुद्ध को, जो भगवान बुद्ध थे, उनसे महल के जो उनके पिता थे, पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन। उन्होंने किसी को भेजा उनके पास के जाओ बुद्ध से बोल करके आओ कि उनके पिता उनसे मिलना चाहते हैं। अब जिसको भी उन्होंने उनके पास भेजा वो बुद्धमय हो गया, यानी कि जिसको भी भेजा वो उनके उपदेश सुनकर के बुद्धमय ही हो गया, वो वहां से वापिस ही नहीं आया। अब वो इस बात से परेशान थे उनके पिता शुद्धोधन के, भाई जिसको भेजता हूं वो वापिस ही नहीं आता। मतलब प्रभाव देखिए उनका, कितना प्रभाव था उनके व्यक्तित्व का, जो उनके संरक्षण में आ गया वहां से जाना नहीं चाहता था। अब उन्होंने फिर एक को तैयार किया भाई, उसके हाथ संदेशा भिजवाया कि जाओ बुद्ध से बोलना कि उनके पिता उनको याद कर रहे हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। लेकिन साथ साथ उनसे एक बात और बोली, मुझे पता है तुम वापस नहीं आओगे वहां से वापस तो आओगे नहीं, लेकिन ये बात तुम पहले ही बोल देना उनसे। यानी कभी तुम उनके उपदेश सुनने के बाद बोलने की सोचो तो अब क्या ये बात तुम पहले ही बोल देना उनसे कि भाई तुम्हें तुम्हारे पिता ने बुलाया है। उन्होंने ऐसा ही किया, उनसे बोला कि ठीक है भाई, उन्होंने पिता ने बुलाया तो पिता की तो आज्ञा सर्वोपरि, अगर उन्होंने बुलाया है तो उनसे मिलने के लिए जाएंगे। अब उन्होंने एक और काम बड़ा कर दिया, अब उन्होंने कहा कि भाई चलो मिलने के लिए चलते हैं। अब उनका तो वेश कैसा था, ऐसे गेरुए वस्त्र धारण के, हाथ में भिक्षा पात्र लिया और चल दिया उनके राज्य की तरफ। अब वो जब सुबह सुबह चले तो उनका भिक्षा से ही अपना जीवन यापन करते थे, उन्हीं के राज्य में जाकर भिक्षा मांगने लग गए। तो एक तो लड़का घर से निकल गया और दूसरा क्या है, हमारे राज्य में भिक्षा मांग रहा है, तो वो उनको सही नहीं लगा होगा। लेकिन वो उनकी दिनचर्या थी। बुद्ध उसी को कहते हैं जिनकी दिनचर्या थी, वो दिनचर्या से घूमते 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 पहुंच गए। वो उनका काम था, अपना जीवन पालन का उनका तरीका था भाई, वो भिक्षा पर ही तो निर्भर थे। अब वो उनके उसमें पहुंच गए महल में। उतारिएगा अपने चित्त में थोड़ा सा। अपने महल में पहुंचने के बाद उनको बिठाया गया, बेहद खुशी का माहौल हो गया कि बुद्ध आए हैं। अब सबको देखने के बाद उन्होंने पूछा, पत्नी का क्या नाम था? हाँ, तो यशोधरा दिखाई नहीं दे रही कहीं पर। अब यशोधरा वहां आई नहीं, यशोधरा में भी थोड़ा सा ये था, नहीं मैं क्यों जाऊं उनसे मिलने के लिए, भाई वो मुझसे, उनको जरूरत होगी खुद आएंगे मिलने के लिए। उनका भाई भाव तो देखिए उनका। अब वो उसकी बात ठीक भी थी, बिल्कुल ठीक थी। जब बिना बताए जा सकते हैं तो बिना बताए मिलने क्यों नहीं आ सकते। अब वो क्या है, फिर उन्होंने सोचा ठीक है, वो वहां से गए उठ करके। अब उसके पास चले गए, किसके पास? अपनी पत्नी के पास, यशोधरा के पास। अब वहां गए तो उन्होंने उनसे भी वही कहा, भिक्षाम देहि। अब उनके पास क्या था, उन्हें बस सब कुछ तो छोड़ दिया इन्होंने। अब इनको क्या, उस लेडी का हृदय देखिए कितना मजबूत था। अब उसने किसको ले लिया, सब कुछ देख लिया, सारी तरफ नजर घुमा ली, कोई कीमती वस्तु नहीं थी जो उनके हिसाब की हो। उसने क्या काम करा, उसका हाथ पकड़ा और बुद्ध के सामने ले जा करके खड़ा कर दिया कि ये है। अब उसका उदाहरण क्या है, रूप भेदिक का सबसे बेस्ट उदाहरण है। ठीक है, उसमें बहुत सारे गुण हैं, उस चित्र में दिखाया है मैंने बोर्ड पे आपको। इन सब के बावजूद मतलब त्याग देखिए किस तरीके का त्याग है यशोधरा का। उसने अपने पुत्र को, जिस महिला ने त्याग कर दिया कि जाओ इसे भी साथ ले जाओ, क्यों? क्योंकि वो अच्छे मार्ग पर चल रहे थे। उन्हें पता था यहाँ पर इसका कोई भविष्य नहीं है। कहाँ पर है, जब वो बुद्ध में होकर के इतने ऊंचे हो सकते हैं कि राजा क्या बेचता उनके सामने, ठीक है, ज्ञान के स्तर में। अब वो बुद्ध में हो सकते तो उन्होंने उसको भी, अपने पुत्र को उनके साथ कर दिया। तो यहाँ त्याग, समर्पण, भाव देखिए किस तरीके के भाव है। तो वो थे भाई बुद्ध। 57। ओके, अजंता में कितने प्रकार के चैत्य पाए जाते हैं?
अच्छा गुफाएं, अरे वाह भाई, यही हो आप, इसका मतलब ठीक है। गुफाएं पाई जाती हैं, कौन कौन सी हैं? हाँ, चैत्य और विहार। अजंता, अब चैत्य का क्या काम था? पूजा और विहार का? रहना हाँ, रहने का। भिक्षु का निवास होता है। हाँ, अजंता की, अरे भाई विहार जो है वो भिक्षुओं का नहीं हो सकता, विहार तो किसी, विहार कहते हैं रहने का स्थान को। अब ये क्या है? हाँ, ये बिहार सर, है। अभी अजंता की बात चल रही है ना, इसलिए मैं ओके ओके, अच्छा वहीं पहुंच गए आप अजंता में, मोनिका। अजंता की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? नौदा। धार जिले में स्थित बाघ गुफा किस राज्य के अंतर्गत आती है? मध्य प्रदेश के। बाघ गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? बाघिनी। बाघ गुफा की खोज किसने की थी? डेगरफील्ड ने। ये आता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। 1920 में किस चित्रकार ने बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी? मुकुल्डे ने। इंपॉर्टेंट सवाल है। 1921 में किन दो कलाकारों ने बाघ चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी? हल्दर और नंदलाल बोस ने। इंपॉर्टेंट सवाल है। बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं? 9। इंपॉर्टेंट सवाल है। वर्तमान में बाघ गुफा के चित्र कितनी गुफाओं में सुरक्षित हैं? 4 एवं 5। हाँ, 4 या 5। 4 या 5। 4 में भी है और 5 में भी। क्या है ना इनकी स्थिति? नहीं नहीं, भग्नावस्था में भी हो सकती है, कुछ चित्र खराब भी हो सकते हैं, है ना। तो पहले 4 थी, हो सकता है एक और खराब हो गया तो कितनी होगी? हाँ, तो वो अपने दिमाग से उस समय देख लीजिएगा उसको। 4 गुफाओं में क्या है? चित्र अब सुरक्षित है। किस नाम से जानते हैं? रंग महल। हाँ, रंग महल नाम से जानते हैं इनको। बाघ में रंग महल किस नंबर की गुफा को कहते हैं? 4थी। बाघ की वह कौन सी गुफा है जिसके चित्र पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं? 6, 7, 8, 9। बाघ गुफा की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र उत्कीर्ण है? 4थी। बाघ गुफा की कौन सी गुफा है जिसको हाथी खाना के नाम से संबोधित किया जाता है? 3री। सिगिरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? अजंता। सिगिरिया गुफा को संरक्षित करने हेतु चित्रों को तार की जाली से ढका गया, यह किसके द्वारा हुआ? श्रीलंका पुरातत्व विभाग द्वारा। 1889 में सिगिरिया के चित्रों की प्रतिलिपियां किसने तैयार की? मिस्टर मुरे। सिगिरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं? 6। सिगिरिया में चित्रकारी की गई गीली भित्ति पर, गीली भित्ति को क्या कहते हैं? फ्रेस्को ब्यूनो। और सूखी भित्ति को? वेरी गुड। बादामी गुफा किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। चालुक्य राजा मंगलेश्वर का शिलालेख प्राप्त हुआ, वह किस सन में का माना जाता है? 578। बादामी में कुल कितनी गुफाएं हैं? 4। पहली शिव को समर्पित है, दूसरी विष्णु को समर्पित है, तीसरी भी विष्णु को समर्पित है, चौथी जैन तीर्थंकरों को समर्पित है। अगर कई बार पूछ ले इसकी क्या नाम, बादामी की चौथी गुफा किसको समर्पित है? तो हाँ, ठीक है, इनको याद रखेंगे। बादामी में 4 गुफाएं हैं। यहां पर एक सवाल लिखिए भाई, 77 नंबर पे एक सवाल लिखिएगा। 2015 में और हमारी तरफ भी देखते रहोगे, लिखोगे भी। 2015 में 500 मीटर दूर एक अन्य गुफा की खोज हुई है। जो ये गुफाएं पहली हैं इनसे 500 मीटर दूर। कौन से सन में? 2015 में। तो ये इंपॉर्टेंट टाइप का लग रहा है थोड़ा सा मुझे, है ना, इसको याद रखना। कई जगह 500 मीटर की जगह 1600 मीटर भी है ना, तो हो सकता है उसके 2 रास्ते हों, एक 1600 मीटर होम का था और एक 500 मीटर हो। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन की स्थिति नहीं आएगी, इस तरीके का सवाल नहीं आएगा दूरी का। ये याद रखेंगे किस सन में खोजी की। शिव विवाह से संबंधित दृश्य किस गुफा में है? बादामी गुफा नंबर 1 में। वेरी गुड। बादामी गुफा की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है?
स्टेला क्रेमलिस, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर ऐसे जवाब देने लगे मुझे बहुत अच्छे से तो मुझे मेरे दिमाग में एकदम जैसे समझ लिए बेहद खुशी होती है। हाँ, याद किया हुआ है आपने। कांचीपुरम मंदिरों में भित्ति चित्रों के अवशेषों की खोज किसने की थी? प्रोफेसर दुबरील ने। सित्तनवासल गुफा की खोज किस सन में हुई थी? 1934 में। सित्तनवासल की गुफाएं किस नदी के किनारे हैं? कृष्णा। सित्तनवासल किस राज्य के अंतर्गत आता है? तमिलनाडु। सित्तनवासल का अर्थ क्या माना जाता है? जैन संतों के सिद्धों का निवास। जैन संतों के सिद्धों का निवास। सित्तनवासल की गुफा की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? प्रोफेसर दुबरील को। और एलोरा गुफा किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। इंपोर्टेंट सवाल है। एलोरा गांव का प्राचीन नाम क्या था? एलपुरचल। इंपोर्टेंट सवाल है। एलोरा अजंता से कितनी दूर स्थित है? 135 किलोमीटर। एलोरा में कुल गुफाएं कितनी हैं? 34। देखिए, इनकी जो दूरी है कम ज्यादा हो सकती है, ठीक है। जैसे बाईपास बन जाते हैं ना अब, हाँ, तो उनसे क्या होता है? दूरी कम हो जाती है। पहले रास्ते लिखे हुए हैं ये किताबों में, है ना। कभी ऐसी स्थिति आए तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं। इन पर परेशान नहीं होते, दूरियां कम हो सकती हैं। एलोरा गुफाओं के चित्र किन धर्मों से संबंधित हैं? ब्राह्मण, बौद्ध और जैन। अब जिनसे पूछेंगे वो भी बताएंगे। ब्राह्मण धर्म से संबंधित कितनी है? कोई भी बताओ सर। ब्राह्मण धर्म से हाँ 17 हैं। 12 जैन धर्म से संबंधित 50। टोटल कितनी होगी? ठीक है, 34 है। एलोरा में गुफा संख्या 1 से 12 तक किस धर्म से संबंधित है? वेरी गुड, बौद्ध धर्म से। गुफा संख्या 13 से 29 तक किस धर्म से संबंधित है? ब्राह्मण धर्म से। गुफा संख्या 30 से 34 तक किससे संबंधित है? जैन धर्म से। एलोरा का प्रमुख मंदिर कौन सा है? कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम। कैलाश मंदिर के मध्य में क्या स्थापित है? शिवलिंग। कैलाश मंदिर के चबूतरे की ऊंचाई कितनी है? 25 फीट। कैलाश मंदिर के शिखर की ऊंचाई कितनी है? 100 फीट या हाँ 100 फीट या हाँ चबूतरे से 95, यानी नीचे से 276 फीट लंबा और 154 फीट चौड़ा। 276 फीट लंबा और 154 फीट चौड़ा है टोटल। एलोरा के किस गुफा में अवलोकितेश्वर की प्रतिमा है? 6 नंबर। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर। गेटवे ऑफ इंडिया से क्या है कि वहां से मोटर बोट मिलती है वहां से, जो वहां तक जाने के लिए। मैं लगभग अब से 26 साल पहले गया था यहाँ, 26 साल पहले। हाँ जी, जो गेटवे ऑफ इंडिया से, उस समय तो अब तो काफ़ी बदलाव हो गया होगा। एलिफेंटा गुफा जहाँ स्थित है, अच्छा अगर मील पूछता तो फिर 6 मील है, ठीक है। 6 मील का 1 मील में होते हैं 1600 मीटर। 1600 तो कितना होगा? 16 छिक्के 96, यानी 9 किलोमीटर और 600 मीटर, तो लगभग कितना बोल देते हैं? हाँ 10 किलोमीटर बोल देते हैं। एलिफेंटा गुफा जहाँ स्थित है उस स्थान का नाम है धारापुरी। एलिफेंटा के समीप समुद्र तट पर एक बड़ी मूर्ति है, किसकी? हाथी की। पंचमुख परमेश्वर की प्रतिमा में भाव झलकते हैं सौम्यता के। खजुराहो के मंदिर किस जिले में स्थित हैं? छतरपुर। हाँ जी, 10वीं और 12वीं शताब्दी के बने हुए हैं, लिख लो इसे। और चंदेल शासकों ने बनवाए थे, चंदेल। और 85 मंदिरों का समूह है, 85 मंदिरों का समूह है। इसमें तो 50 है ना मंदिर। नहीं काट दो इसे। 85 मंदिर इसके नहीं है, सॉरी खजुराहो के नहीं है। अच्छा टोटल 85 हैं, लेकिन जो मुख्य हैं वो 30 है। हाँ ठीक है, हाँ 85 मंदिर का समूह रहा होगा। ओके, हाँ ठीक है।
85 मंदिरों का समूह रहा होगा, लेकिन अब कितने हैं? 30 हैं। हाँ, कहीं कहीं 80 भी है, 80 मंदिर भी हैं, लिखे हुए हैं कहीं। खजुराहो का प्रसिद्ध एवं प्रमुख मंदिर है कंदरिया महादेव। कंदरिया मंदिर में कितने रूप चित्र उत्कीर्ण है? 900। 900। तंजौर किस नदी के तट पर स्थित है? कावेरी। तंजौर के मंदिरों में प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? बृहदीश्वर मंदिर। शैली की रीति कावेरी नदी है। कहा जाता है? रीति शब्द किस भाषा का है? संस्कृत का है। संस्कृत का है। ये खजुराहो के मंदिर हैं। देखो, खजुराहो के जो मंदिर में जो वास्तुकला की जो कला है वो दिखाई गई है। इस कला का उद्देश्य क्या रहा था? मैं थोड़ा सा बात करूंगा इस मैटर पर। उद्देश्य क्या रहा था इस कला का? मतलब इनको बनाने के पीछे उद्देश्य तो रहा होगा कुछ ना कुछ। किसकी कलाएं हैं? कामसूत्र की। किसने लिखा था? हाँ। अब इसमें जो कलाएं दिखाई उनका उद्देश्य था कि जो मंदिरों में अंदर, मंदिर के बाहरी तो हैं, अंदर थोड़ी हैं, जो मंदिर की बाहरी दीवारों पर है, जो व्यक्ति है आध्यात्मिक में मंदिर के अंदर जाने के लिए पहले इन सब से होकर के गुजरेगा, तभी उसका मन किस में लगेगा? आध्यात्मिक में लगेगा। तो पहले आप इन सब से विरक्त होइए, उसके बाद वहां पर जाने के लिए सोचिए। आगे लिखेंगे, अजंता शैली को किस विद्वान ने बौद्ध कला के नाम से पुकारा? पर्सी ब्राउन। पर्सी ब्राउन। अजंता शैली को गुप्त शैली के नाम से संबोधित किया राय कृष्णदास ने। अजंता शैली को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 3। आलंकारिक, कथा चित्र और भित्ति चित्र। रूप वेदिक भी बोलते हैं, ठीक है। अजंता शैली में आलंकारिक वर्ग के अंतर्गत रखा गया पशु पक्षी व्रत लताएं। पशु पक्षी व्रत और वृक्ष और लताएं। पशु पक्षी वृक्ष और लताएं। शिवी जातक चित्र किस वर्ग में आता है? वर्णात्मक चित्र है। शिवी जातक में क्या है? जो शिवी जातक में क्या है? एक राजा थे, शिवी नाम के राजा थे। उनकी शर्त लगी थी एक, इंद्र से या किसी और से। तो उसमें इंद्र ने क्या है? कबूतर का रूप धारण कर लिया और एक ने बाज का। कहने लगे कि हम अभी आजमा लेते हैं। उन्होंने ये था कि भाई जो राजा शिवी हैं वो महादानी है। एक ने कहा कैसे कैसे हो जाएगा, उनसे बड़े बड़े दानी हैं। उन्होंने कहा तो आजमा लेते हैं भी। कितना टाइम लगता? उन्होंने रूप धारण किया, एक ने किसका? कबूतर का, दूसरे ने बाज का। और कबूतर आगे आगे दौड़ने लगा, उसके पीछे पीछे बाज। कबूतर त्राहिमाम करते करते जाकर के राजा शिवी के दरबार में पहुंच गया और उनकी गोद में जाकर के बैठ गया। हे राजन, मेरी रक्षा करिए। अब वो जाकर के पहुंच गया, क्योंकि राजा के संरक्षण में था, तो राजा का धर्म बनता है कि उसकी रक्षा करे, जो उसकी शरण में जाए। अब वो वहां पहुंचने के बाद उसके थोड़ी सी देर बाद कौन था? बाज वहां पहुंच जाता। और बाज भी राजन से बोलता है, राजन आपने मेरा जो भोजन है उसको ले लिया है, कृपया आप मेरा भोजन दे दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। उसकी बात भी सही थी कबूतर की। वो त्राहिमाम करते करते उनके पास आया था, तो उनका कर्तव्य बनता था उसका संरक्षण करें। बात बाज की भी सही थी, आप किसी का खाना उसके से कैसे छीन सकते हैं। उसने कहा कि भाई ये कबूतर मेरी शरण में आया है, राजा शिवी के बारे में बता रहे हैं, जो वहां पर वर्णनात्मक वर्णन है। कहां पर? कौन सी गुफा में? हाँ, तो 10 और 17 की गुफा के बारे में ही बता रहे हैं, वहां पर शिवी जातक चित्र के बारे में। तो राजा ने उससे कहा कि भाई नहीं, जो मेरी शरण में आ चुका है, मेरा कर्तव्य बनता कि मैं उसकी रक्षा करूं। तो उन्होंने कहा कि राजन, आप तो बेहद ईमानदार राजा हैं, आप इससे भली भांति परिचित होंगे कि आप किसी का भोजन नहीं छीन सकते। उसने कहा कि हाँ, ये भी बात ठीक है। उन्होंने कहा कि मैं इसके बदले में आपको
किसी और जानवर का मीट दे देता हूँ। उसने कहा कि नहीं, मुझे इसी को भक्षण करना है, ये मेरा खाना है, आप इसे कैसे छीन सकते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो मैं दे नहीं पाऊंगा, तो कोई बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। उन्होंने कहा कि मैं किसी और दूसरे जीव का आपको इतना ही मांस दे देता हूँ। उसने कहा कि इसका एक तरीका है केवल, किसने, बाज ने, कि आप इस कबूतर के मांस के बराबर आप अपने शरीर से मांस काट करके दें तो मैं मान लूंगा। उसने कहा ठीक है। तराजू मंगाया गया, एक पलड़े में कबूतर को बैठा दिया, दूसरे में बाज को। बाज को नहीं, कबूतर को बैठा दिया, दूसरे में उसने, राजन ने क्या, तलवार मंगाई, तलवार से अपना एक हाथ काटा और तराजू में रख दिया। चूंकि कबूतर मायावी था, इसीलिए कबूतर वहां का वहीं रहा, पलड़ा जरा सा भी इधर से उधर नहीं हुआ। उसने, राजन ने क्या काम करा, फिर अपनी एक टांग काटी और फिर रख दिया, लेकिन फिर भी तराजू वहीं का वहीं रहा, जरा सा भी नहीं हिला। राजन ने ऐसे अपने अंग काट करके उसमें रख दिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार क्या हुआ, राजा खुद तराजू में बैठ गया जाकर के। जब तराजू में बैठ गया तो उसकी इस विह्वलता को देखते हुए, उसकी दयावानता को देखते हुए, उसकी राष्ट्र भक्ति देखते हुए और उसका इनके प्रति, जीव जंतु के प्रति प्रेम देखते हुए, वो जो दोनों दिव्य बने हुए थे, दिव्य महापुरुष थे, दिव्य देवता थे, उन्होंने अपना मूल रूप धारण किया, क्योंकि वो राजा शिवी की परीक्षा लेने के लिए आए थे केवल। तो राजा शिवी उस परीक्षा में क्या है, सफल हुए। वो जो कहानी है वो वहां पर दर्शाई गई है अजंता में, उसका नाम है शिवी जातक। राजा का नाम था शिवी, समझ गए। हमें इन कहानियों को याद करने के लिए जब हमारा छोटा बच्चा हमें परेशान कर रहा हो तो उनको सुना देनी चाहिए कि चलो बढ़िया कहानी सुना दे। उससे क्या है, आपके याद होती रहेगी, उसका मनोरंजन हो जाएगा, उसको जीवन भर याद रहेगा। कहाँ कहानी भी आती है इनको। कौन सा सवाल चलेगा? अजंता शैली को गुप्त शैली के नाम से संबोधित किया राय कृष्ण दास ने। अजंता शैली के 116 चले। मरणासन राजकुमारी चित्र किस वर्ग में आता है? रूप भेदिक। मरणासन राजकुमारी किस गुफा में चित्रित है? 16वीं। अजंता की चित्रकारी किस शैली पर आधारित है? देव शैली पर। इंपॉर्टेंट सवाल है। अजंता शैली के कलाकार कौन थे? बौद्ध भिक्षु। जातक कथाओं में कितने जन्मों का वर्णन है? 547। जातक कथाओं की भाषा क्या थी? पाली। अजंता में सबसे बड़ा योगदान किसका है? वाकाटक। 1844 ईस्वी में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार करी? रॉबर्ट हिल ने। अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हुई? क्रिस्टल पैलेस, इंग्लैंड, लंदन में। और किसने अनुरोध किया था कि इनको यहाँ प्रदर्शित करो? किसने अनुरोध किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। 1844 में अनुरोध किया था। किस सन में क्रिस्टल पैलेस में लगी आग से अजंता की सभी प्रतिलिपियां खाक हो गई थी? 1866 में। 30 चित्र थे, जिसमें से कितने जल गए थे? 25 चित्र जल गए थे। कितने बचे थे? कितनी बार आग लगी थी? 2 बार। हाँ, चलिए भाई, आज के सवाल कंप्लीट हो गए। इनमें से लगभग 5 से 7 सवाल ऐसे हैं जो आ ही जाते हैं पेपर में, आ ही जाते हैं निश्चित। तो कंप्लीट करिए, याद करिए।